डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। A very pleasant good evening who is watching me currently. I Pragati Kachi and I welcome you at Chaitanya Studio at Dr. Babasaheb Ambedkar Open University, Ahmedabad, Gujarat. So we are on a lecture series of business law. प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्टनरशिप एक्ट के बारे में समझा था। आज के वीडियो में हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, वो हमें कस्टमर्स के राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ के बारे में बताता है। मींस कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए या फिर सेलिंग पर्पस के लिए क्या करता है, किसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर या सेलर से क्या करता है, प्रोडक्ट्स खरीदता है। तो अगर किसी के प्रोडक्ट्स में कुछ प्रॉब्लम है और हमें वो प्रोडक्ट रिटर्न करना है या उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के कारण हमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो ये सारी चीज़ें जो कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर आती हैं, तो इसको शॉर्ट आउट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। Consumer Protection Act 2019 was enacted by the Indian legislature to deal with matters relating to the violation of consumer rights, unfair trade practices, misleading advertisement, and all those circumstances which are prejudicial to the consumer rights. मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 को हमने इनेक्ट किया था अपने इंडियन लेजिस्लेचर में कौन से मैटर्स को डील करने के लिए जो कंज्यूमर के राइट्स को वायलेट करते हैं, मतलब कंज्यूमर के राइट्स को क्या करते हैं, यूज़ नहीं करने देते या फिर किसी भी टाइप का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं, एडवर्टाइजमेंट में कंज्यूमर्स को मिसलीड करते हैं या हाफ इंफॉर्मेशन देकर कंज्यूमर्स के साथ क्या करते हैं, क्वालिटी या प्रोडक्ट के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए एक एक्ट बनाया गया था जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब इस एक्ट को बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर क्या होता है, मार्केट का किंग होता है। अगर कस्टमर नहीं होगा तो हम प्रोडक्ट किसको सेल करेंगे, कंसीडरेशन किससे लेंगे? तो हमें क्या करना है, कस्टमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना है। हमें उसके साथ फोर्स नहीं करना कि जो हम बेचेंगे आपको ख़रीदना है। हमें अपना प्रोडक्ट कस्टमाइज करना है अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर, ठीक है। टू प्रोवाइड द कंज्यूमर काउंसलिंग एंड अदर अथॉरिटीज़ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट। कुछ ऐसे MRTPs के अंदर हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनके लिए कुछ सेलर्स क्या करते हैं, मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें क्या होता है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखा जाता कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमारे यहाँ से लोगे तो भी उतने प्राइस में पड़ेगा, किसी दूसरे सेलर से लोगे तो भी उतने प्राइस में पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कंपटीशन एक्ट में हमने पढ़ा था कि अगर कंपटीशन होगा मार्केट में तो क्या होगा, कस्टमर को हमेशा प्रायोरिटी मिलेगा। तो ये एक्ट भी यही बोलता है कि हमें अपने कंज्यूमर के इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। टू एम्पावर द कंज्यूमर काउंसिल एंड अदर अथॉरिटीज़ टू सेटल कंज्यूमर डिस्प्यूट एंड मैटर्स रिलेटेड देयर विथ। कस्टमर को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, MRP में दिक्कत है, MSP में दिक्कत है, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के लिए दिक्कत है, अगर उसने कहीं से ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाया हुआ है और वो प्रोडक्ट उसके डिज़ायर के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये सारे डिस्प्यूट्स को शॉर्ट आउट करने के लिए एक हमारे पास काउंसिल होनी चाहिए जिसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर फोरम या कंज्यूमर काउंसिल। तो ये एक्ट के कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको सोचकर ये एक्ट बनाया गया है, ओके। तो हमें इस एक्ट को समझने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन इज़ कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है? अ कंज्यूमर इज़ द वन हु परचेजेस द प्रोडक्ट फॉर हिज और ओन नीड एंड यूजेस और कंज्यूम इट। वो या तो खुद के लिए ख़रीदे या तो अपनी किसी फैमिली मेम्बर के लिए ख़रीदे या तो पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदे या फिर रीसेलिंग पर्पस के लिए ख़रीदे। वो पर्सन क्या कहलाएगा? हमारा कंज्यूमर कहलाएगा। कंज्यूमर डिस्प्यूट्स क्या होते हैं? कंज्यूमर डिस्प्यूट्स मीन्स अ डिस्प्यूट
where the person against whom a complaint has been made denies or disputes the allegations contained in the complaint. मीन्स दो पर्सन्स हैं, एक कंज्यूमर है, दूसरा ऑफ कोर्स सेलर होगा, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट। गुड्स का मतलब क्या होता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जो डेफिनेशन दी गई है, any kind of movable property that includes food as defined in a clause J of subsection 1 of the section 3 of the Food Safety and Standard Act 2006 में जो definition दी है वो हमारे क्या कहलाएंगे, गुड्स कहलाएंगे। सर्विसेज का मतलब होता है कि any description which is made available to the potential users and includes but not limited to the provision of facilities in connection with banking, financing, insurance, transport, processing, supply of electrical or other energy, telecom, boarding। मतलब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट में जो भी हम फैसिलिटीज़ कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विसेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम अ लेक्चरर, तो मैं क्या कर रही हूँ, अपनी सर्विसेज दे रही हूँ स्टूडेंट्स को कि मैं टॉपिक को जनरलाइज करके समझाती हूँ, तो ये क्या कहलाएगा, एक सर्विस का एग्जाम्पल कहलाएगा। डिफेक्ट हम सब जानते हैं, डिफेक्ट मतलब कोई भी फॉल्ट, या जैसा हमने सोचा था कि प्रोडक्ट ऐसा होगा, क्वालिटी में कम आया, या फिर उसकी जो कंपेटेबिलिटी है वो उस डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करती, तो हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट में क्या है, डिफेक्ट है। डेफिशिएंसी का मतलब होता है इम्परफेक्शन, या कोई भी चीज़ कम पड़ गई, जैसे वन प्लस नॉट है, इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि इसका जो बैक कैमरा होगा 64 मेगापिक्सल है। अब मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया, ठीक है, लेकिन इसका जो बैक कैमरा था वो 64 मेगापिक्सल्स की जगह कम क्वालिटी का निकला, तो मैं क्या बोलूँगी कि ये प्रोडक्ट में क्या है, कैमरा क्वालिटी डेफिशिएंसी है। ओके, अब अगर मैं कहीं से भी प्रोडक्ट खरीदती हूँ तो मैं क्या बन जाऊँगी, कंज्यूमर बन जाऊँगी। अब कंज्यूमर बनने के बाद मेरे पास कुछ राइट्स होते हैं जो किसने दिए हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने दिए हैं। तो पहला राइट होता है हमारा राइट टू सेफ्टी। बिफोर बाइंग अ कंज्यूमर कैन इंसिस्ट ऑन द क्वालिटी एंड गारंटी ऑफ द गुड्स। हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि इस पे गारंटी है कि वारंटी है, ISO सर्टिफाइड है कि नहीं, ISC एगमार्क है कि नहीं। उसके बाद क्वालिटी चेक करने के बाद हम क्या करते हैं, गुड्स को परचेस करते हैं। तो ये हमारा क्या है, राइट टू सेफ्टी है। राइट टू चूज़ मीन्स हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन अस कि हमें कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का मतलब होता है द बायर शुड बी इन्फॉर्म्ड विथ ऑल द नेसेसरी डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट, मेक हिम हर एक्ट वाइज एंड चेंज द बाइंग डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल हम मेडिकल शॉप में जाते हैं, कोई भी हमको मेडिसिन खरीदनी होती है, तो हम शॉपकीपर से क्या पूछते हैं कि ये मेडिसिन मेरे जो सिम्टम्स है उससे रेलेवेंट है कि नहीं। तो राइट टू बी इन्फॉर्म का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करने के पहले आपके पास ये राइट होता है कि आप सारी इन्फॉर्मेशन किससे मांग सकते हो, शॉपकीपर से या सेलर से मांग सकते हो। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर शुड बी अवेयर ऑफ हिज हर राइट्स एंड अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन। एक जो अच्छा कस्टमर होता है वो क्या होता है, प्रूडेंशियल होता है, मतलब अपने दिमाग का यूज़ करता है। तो हमें क्या करना है, प्रूडेंशियल कस्टमर बनना है, ये भी हमारा राइट है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो आप किसी से कंसल्ट कर सकते हो। राइट टू बी हियर्ड, अगर कोई भी इंटेंशन ऐसा पाया गया कि शॉपकीपर ने हमारे साथ क्या किया, धोखा किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर फोरम में जाके एक कंप्लेन कर सकते हैं। राइट टू बी सीक कॉम्पनसेशन, अगर फॉर एग्जांपल मैंने अमेज़ोन से कोई प्रोडक्ट मंगाया, ठीक है, वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला, टूटा फूटा निकला या पुराना निकला, तो मैं क्या करूँगी, पिकअप के लिए रिक्वेस्ट डालूँगी और मैं क्या बोलूँगी, या तो आप मुझे सिमिलर दूसरा प्रोडक्ट दो या फिर आप मेरे पैसे वापस करो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, राइट टू सीक कॉम्पनसेशन। या फिर अगर हमारा मैटर शॉर्ट आउट नहीं होता है, हम कंज्यूमर फोरम तक जाते हैं, तो जब सुनवाई होती है एट द लास्ट जो रिजल्ट आता है उसमें हमें जज क्या बोलते हैं कि जो भी एग्रीड पार्टी है जिसका लॉस हुआ है उसको आपको क्या करना है, कॉम्पनसेट करना है। तो जो डोमिनेंट पार्टी होती है वो एग्रीड पार्टी को उसके प्रोडक्ट या जो भी फॉल्ट उसमें था उसके हिसाब से क्या करती है, कॉम्पनसेशन देती है। अब कंज्यूमर के राइट्स हैं तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी। तो एक अच्छा कंज्यूमर बनने के लिए हमको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी पड़ती हैं, दैट आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू बी अवेयर। अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट की सेफ्टी एंड क्वालिटी के बारे में हम खुद नहीं पूछते हैं शॉपकीपर से, तो ये फॉल्ट किसका कहलाएगा,
कंज्यूमर का कहलाएगा। तो किसी भी प्रोडक्ट्स को ख़रीदने से पहले ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस गुड्स के बारे में 360 डिग्री इन्फॉर्मेशन ले, क्वालिटी से लेके एमआरपी तक। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली, कंज्यूमर के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं होना चाहिए। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो आप खरीद सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पीक आउट, ऐसा नहीं है कि सामने वाला सेलर आपको इमोशनली बोल रहा है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये नहीं है, तो आपको ये परचेज़ करना चाहिए। तो ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसी के झांसे में आकर डिसीज़न मत लो। जो भी प्रोडक्ट आपको परचेज़ करना है आप इंडिपेंडेंट अपना डिसीज़न सुना सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लेन, अगर आपने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कोई सा भी एक प्रोडक्ट लेने गई, शॉपकीपर ने बोला कि 7 दिन के बाद अगर आप रिटर्न करना चाहो तो आप प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस प्रोडक्ट में कोई भी डिफेक्ट है, डेफिशिएंसी है और 7 दिन के अंदर मैं नहीं बताती हूँ, तो क्या मेरा जो ऑफ़र उस सामने वाले ने जो मुझे ऑफ़र किया था रिटर्न पॉलिसी वाला वो वैलिड होगा? ऑफ़ कोर्स नहीं होगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको विद इन अ टाइम ड्यूरेशन अगर किसी की कंप्लेन करनी है तो आप कर सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी एन एथिकल कंज्यूमर, आपको भी एथिक्स फॉलो करने हैं। ऐसा नहीं है, कुछ लोग क्या करते हैं ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मंगाते हैं और अपने पास का रखा हुआ प्रोडक्ट जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, स्पेशली क्लोथ्स में लोग एक्सचेंज कर देते हैं। तो जब ये डिस्प्यूट कंज्यूमर फोरम तक जाता है तो बहुत सारे लोग ऐसे पकड़े गए हैं जिन्होंने कंज्यूमर राइट का क्या किया है, वायलेशन किया है, मतलब जानबूझकर सेलर या शॉपकीपर को फंसाया है। तो हमें ये भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, सेलर के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब मन माना रूल बनाकर आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हो मार्केट में, उसको क्या बोलते हैं? अनफेयर, मतलब फेयर नहीं हो आप अपने रूल्स डोमिनेट कर रहे हो अलग लोगों पे। दूसरा होता है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब जिस चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगा है लेकिन आपको ये बात ऑलरेडी पता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, रूल्स ब्रेक करके अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रहे हो, प्रोडक्ट्स की सेलिंग कर रहे हो। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगर हम कंज्यूमर डिस्प्यूट्स तक जाते हैं, फॉर एग्जांपल अमेज़ोन वालों से मेरा लड़ाई झगड़ा हो गया फॉर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। अब वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर करने वाला इंडस्ट्री कोई और था, उसको सेल करने वाली कंपनी कोई और थी, बट अल्टीमेट मैं क्या हूँ? मैं तो कंज्यूमर हूँ, मैंने प्रोडक्ट ख़रीदा है। तो अगर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड मुझे कुछ प्रॉब्लम है और कोई मेरी बात नहीं सुन रहा और मैंने क्या किया, कंप्लेंट डाल दी, तो ये जो कंप्लेंट है वो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूशल एजेंसी के पास जाएगा। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमको जाना कोर्ट ही है, या फिर हम क्या करेंगे, आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि बीच में एक बार शॉर्ट आउट करने का अगर हमें ऑप्शन मिलेगा तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आती है, फॉर एग्जांपल मैं अहमदाबाद में रहती हूँ, तो मेरे नियर बाय जो डिस्ट्रिक्ट फोरम होगा मैं उसको चूज़ करूँगी। अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम पर मेरा मैटर शॉर्ट आउट नहीं होता है और मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि मैं एग्रीड पार्टी थी लेकिन डोमिनेंट पार्टी की तरफ से मुझे ऐसा कोई स्पेशल कॉम्पनसेशन नहीं मिला, तो मैं अपना केस लेकर इसके ऊपर जा सकती हूँ। दैट इज़ कॉल्ड हायर अथॉरिटी, मीन्स स्टेट लेवल कमीशन। वहाँ पे भी मेरे मैटर को सुना गया, दोनों पार्टीज़ ने अपने लॉयर्स अपॉइंट किए, हमारा मैटर जजेस ने सुना, डिसीजन दिया। मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं इसके ऊपर जा सकती हूँ, जिसको बोलते हैं नेशनल लेवल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूशल कमीशन। ओके, तो कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को शॉर्ट आउट करने के लिए 3 टाइप की काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स क्या करती हैं, कंज्यूमर्स की वेलफेयर के लिए काम करती हैं। कंज्यूमर्स के साथ अगर किसी ने धोखा किया है या प्रोडक्ट्स क्वालिटी के साथ किसी ने खिलवाड़ किया या कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है, तो कंज्यूमर के पास पूरा राइट होता है कि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में जाएं, अपनी बात रखें और अपने मैटर को शॉर्ट आउट करें। तो फर्स्ट काउंसिल होती है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, सेंट्रल लेवल पर होती है। स्टेट कंज्यूमर काउंसिल प्रोटेक्शन काउंसिल होती है हर स्टेट की। हर डिस्ट्रिक्ट पर भी एक प्राइमरी लेवल का कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होता है। तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपका केस कैसा है और आप कितना सेटिस्फाइड हो डिसीजन से। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का यूज़ करना भी कस्टमर के प्रोडेंशियल कैपेसिटीज़ पर डिपेंड करता है कि वो रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज़ करना चाहता है।
सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट हु शैल बी अ चेयरपर्सन। अब देखो, हम किसी थर्ड पार्टी के पास जा रहे हैं हमारे मैटर को शॉर्ट आउट करने के लिए, तो वो पर्सन क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी तो वो अच्छा डिसीजन सुनाएगा, हम दोनों पार्टीज उस डिसीजन को एक्सेप्ट करेंगे और अपना मैटर शॉर्ट आउट करेंगे। तो जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है? मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज होता है, और सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट। द टेन्योर ऑफ द काउंसिल इज़ फॉर 3 years एंड मेंबर्स में रिजाइन बाय। मतलब ये ओवरऑल हमको क्या बता रहे हैं, सेंट्रल लेवल पर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होती है उसका स्ट्रक्चर क्या है। देयर मस्ट बी अ वन चेयरपर्सन, और बाकी जो मेंबर्स होंगे उनका भी एक फिक्स टेन्योर होगा कि आपको इतने साल काम करना है। फिर हम क्या करेंगे, दूसरे मेंबर्स को सर्कुलेट करेंगे, ताकि कोई भी डिस्प्यूट का मैटर अगर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल पर आ रहा है तो उसका मिसयूज़ ना हो। कभी कभी क्या होता है, हमारे रिसोर्सेज होते हैं, पहचान होती है, तो हम क्या करते हैं, डिसीजन को अपनी तरफ लेने के लिए बहुत सारे सोर्सेस लगाते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल ने क्या बोला, ऐसा नहीं चलेगा। हम अपने चेयरपर्सन और अदर ऑफिशियल प्लस अनऑफिशियल मेंबर्स को भी क्या करेंगे, 3-3 साल के टेन्योर में सर्कुलेट करते रहेंगे, ताकि जो भी डिसीजन सुनाया जाए वो बायस्ड ना हो। दूसरी हम बात करें अगर स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की, तो उसमें भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स इन द स्टेट गवर्नमेंट हु शैल बी द चेयरपर्सन, एक चेयरपर्सन होगा highly qualified. Such number of other official and non-official members representing such interest as may be prescribed. Such number of other official and non-official members not exceeding 10 as may be nominated by central government. मतलब ये जो कॉरपोरेट बॉडी होगी हमारी स्टेट लेवल प्रोटेक्शन काउंसिल की, उसमें एक चेयरपर्सन होगा, बाकी अदर ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, अनऑफिशियल होंगे, और उनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो कौन करेगा, या नॉमिनेशन कहाँ से आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा। रीज़न फिर से वही है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है तो कंज्यूमर हमारे मार्केट का किंग है, उसके साथ बायस्ड डिसीजन नहीं होना चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट एंड फाइनल रीज़न बिहाइंड मेकिंग ऑल काइंड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की अगर हम बात करें, द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट को चलाने वाला तो कलेक्टर होता है, उसके नीचे क्या होता है, डेप्यूटी कलेक्टर होता है। तो वो चेयरपर्सन होगा, क्योंकि उसको डिस्ट्रिक्ट में जितने भी मैटर्स हो रहे हैं, कस्टमर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं या कंज्यूमर ने कंप्लेन की है, तो वो कलेक्टर पर्सन क्या होगा, वो पहले मैटर को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा। एंड सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब वो अकेला तो सारे डिसीजन लेगा नहीं, ऑफ कोर्स उसकी एक कमेटी होगी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होती है उसमें चेयरपर्सन होता है कलेक्टर, और बाकी ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स होते हैं वो वही डिसाइड करता है कि हमें किसको रखना है, किसको लॉ की समझ है, और कौन क्वालिफाइड पर्सन है। तो कोई भी डिस्प्यूट होता है सबसे पहले कहाँ पर जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाता है। अगर कस्टमर वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो उस मैटर को कहाँ पर लेकर जाएंगे, स्टेट लेवल तक लेकर जाएंगे। स्टेट लेवल पर भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो वो नेशनल लेवल ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल तक भी जा सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्रीड पार्टी हूँ, मैंने कहीं से शॉपिंग की, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनलाइन शॉपिंग की, अब कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो मुझे ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कंप्लेंट कैसे फ़ाइल करते हैं। तो कंप्लेंट फ़ाइल करने के भी तरीके होते हैं। सबसे पहले तो आप कस्टमर होना चाहिए, अगर आप कस्टमर नहीं हो तो आप कंप्लेंट किसकी फ़ाइल करोगे। विद इन 2 years ऑफ परचेजिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज द कंप्लेंट शुड बी फिल्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये मोबाइल फ़ोन खरीदा, राइट, अब इसमें डिफेक्ट है, तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे ही मुझे पता चलता है कि इसमें डेफिशिएंसी है या कोई डिफेक्ट है, तो जो भी मुझे रिटर्न पॉलिसी में टाइम दिया गया, या तो मैं इस प्रोडक्ट को रिटर्न करूं, या फिर मैन्युफैक्चरर जो वारंटी मिली है मुझे इस मोबाइल फ़ोन के साथ उसको मैं पढूं, और 2 साल के पहले प्रोडक्ट को ख़रीदने के 2 साल तक मैं क्या कर सकती हूँ, कंप्लेंट फाइल कर सकती हूँ। 2 साल कंप्लीट होने के बाद अगर मैं सोचूं तीसरे साल में किसी भी चीज़ के लिए कंप्लेंट फाइल करूं तो वो क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। इन द कंप्लेंट द कंज्यूमर शुड मेंशन द डिटेल्स ऑफ द प्रॉब्लम।
आपको सारी प्रॉब्लम्स की डिटेल मेंशन करनी पड़ेगी। दिस कैन एन एक्सचेंज और रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, कॉम्पनसेशन फॉर मेंटल और फिजिकल टॉर्चर, हाउएवर द डिक्लेरेशन नीड टू बी रीजनेबल। अब आपको जिस भी चीज़ से प्रॉब्लम है, डेफिशिएंसी, डिफेक्ट, प्राइस, क्वालिटी, जो भी है आपको मेंशन करना पड़ेगा। हो सकता है सेलर या मैन्युफैक्चरर उस प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दे, या फिर आपके पैसे वापस कर दे, या फिर आपको कॉम्पनसेशन दे कि आपका टाइम ख़राब हुआ, उसने पैसे फंसा कर रखे आपके, या उसने मेंटली या फिजिकली टॉर्चर किया। ऑल द रेलेवेंट रिसिप्ट्स बिल्स शुड बी कैप्ड एंड अटैच्ड टू द कंप्लेंट लेटर। आपने जब भी प्रोडक्ट खरीदा, ऑफकोर्स आपको बिल मिला होगा, रिसिप्ट्स मिली होंगी, वो सारी आपको क्या है, संभाल के रखनी है, ताकि जब आप कंप्लेन करो तो आप सारे प्रूफ के साथ कंप्लेन कर पाओ। अ रिटन कंप्लेंट शुड बी सेंड टू द कंज्यूमर फोरम, या तो आप मेल कर सकते हो, या फिर रजिस्टर्ड जो एड्रेस है वहाँ पर बाय पोस्ट या खुद से जाकर कंप्लेंट की जो फाइल है वो आप हैंड ओवर कर सकते हो। द कंप्लेंट कैन बी इन एनी प्रेफर्ड लैंग्वेज। आपको जो भी लैंग्वेज कन्वीनियंट लगती है, इधर इंग्लिश और हिंदी, जिसकी आपको अच्छे से कमांड है, आप उस लैंग्वेज में अपनी कंप्लेंट करा सकते हो। द हायरिंग ऑफ अ लॉयर नॉट रिक्वायर्ड। कंज्यूमर फोरम में लड़ने के लिए लॉयर को अपॉइंट करना कंपलसरी नहीं है। आपको लॉ की समझ होनी चाहिए, आपको चीज़ें आनी चाहिए, तो आप अपना केस खुद ही लड़ सकते हो। ऑल द डॉक्यूमेंट्स सेंट एंड रिसीप्ट शुड बी कैप्ड। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप भेजते हो वाइवा मेल और बाय पोस्ट, उसकी एक जेरॉक्स कॉपी आपके पास होना ज़रूरी है। तो आज हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में समझा। मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको समझना बहुत ईजी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में होती हैं। क्योंकि डेली लाइफ में ऐसा तो है नहीं है कि हम कभी भी कोई भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं। हमारी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, जो अच्छे नहीं होते हम उनको रिटर्न करते हैं, या कुछ डिफेक्टेड प्रोडक्ट होते हैं उसके बदले हम क्या बोलते हैं, हमारे पैसे रिटर्न करो। तो ये सारी चीज़ें या जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को समझने के लिए हमें कुछ कुछ टर्म्स अच्छे से आने चाहिए, जस्ट लाइक बार्गेन प्राइस क्या होती है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, स्पूरियस गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं। तो बार्गेनिंग प्राइस से तो हम सब फैमिलियर है। इट इज़ अ प्राइस दैट इज़ रीच्ड एज अ रिजल्ट ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन टू पार्टीज़। फॉर एग्जांपल, हम किसी भी शॉपकीपर पे पास जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदना है हमें, तो हम क्या करते हैं, नेगोशिएशन स्टार्ट करते हैं। सामने वाला जो प्राइस ऑफ़र करता है हमको पसंद नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, अपनी प्राइस उसको ऑफ़र करते हैं। तो जब तक दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से एक प्राइस डिसाइड नहीं हो जाती, तब तक हम क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। तो जिस प्राइस पर हम दोनों जाकर सेटिस्फाइड होते हैं कि सेलर इस प्राइस पर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचना चाहता है और बायर उसको ख़रीदना चाहता है, तो उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं, बार्गेनिंग प्राइस बोलते हैं। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब होता है, दीज इंक्लूड सच एक्टिविटीज़ बाय द प्रोड्यूसर that leads to manipulation in price, distribution or supply of the products or services, thereby imposing unjustified cost on the consumer to make induced profit. Such practices aim at reducing or preventing competition in the market. मतलब ऐसी practices जो मार्केट से कंपटीशन ख़त्म करना चाहती हैं, कस्टमर के ऊपर फोर्स जनरेट करना चाहती है, मार्केट में मोनोपोली बनाना चाहती हैं, इन सारी प्रैक्टिसेस को हम क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस बोलते हैं। स्पूरियस गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब होता है सच गुड्स एंड सर्विसेज विच आर क्लेम टू बी फाइन बट दे आर एक्चुअली नॉट सो। मतलब बताया जाता है कि वो सही हैं, बट अंदर से वो सही नहीं होती हैं। दीज गुड्स आर आउटवर्डली सिमिलर और कॉरस्पॉन्डिंग टू द समथिंग डिफेक्टेड विदाउट हैविंग अ ओरिजिनल क्वालिटीज़। मतलब हम बोल सकते हैं फेक गुड्स, जिनको बाहर से अच्छे से डेकोरेट किया जाता है ये बोलकर कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट अंदर से तो क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो ऐसे गुड्स को क्या बोलते हैं हम, स्पूरियस गुड्स बोलते हैं। तो अगर आपके हाथ में ऐसा कोई प्रोडक्ट आता है, आपने ऑफलाइन ख़रीदा या ऑनलाइन ख़रीदा, तो इस मैटर को शॉर्ट आउट करने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन फाइल कर सकते हो। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर एक बेसिक कस्टमर को जो राइट मिलने चाहिए, उस राइट का यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हो,
अपनी लड़ाई लड़ सकते हो, या तो आपको कॉम्पनसेशन मिलेगी या तो आपका प्रोडक्ट एक्सचेंज कर दिया जाएगा। आई होप आप सभी को मेरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा होगा। फॉर एनी क्वेरीज एंड डाउट यू कैन मेल अस एट pragati@bau.edu.in. Have a knowledgeful day ahead. Thank you. Bye. We'll meet on next video. स्वाध्यायः परः